नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। मैं डॉक्टर नमिता शर्मा, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेलखाड़ू, जबलपुर से। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है रासायनिक ऊष्मागतिकी, अध्याय 6। इसमें जो हम अब परिचर्चा करेंगे जिन विषयों के बारे में, वो हैं ऊष्मागतिकी की परिभाषा, ऊष्मागतिकी का महत्व, ऊष्मागतिकी की लिमिटेशन या सीमाएं, कि कहाँ पर ऊष्मागतिकी का नियम लागू नहीं होता, कुछ मूलभूत अवधारणाएं इसके विषय में, जिसमें तंत्र और परिवेश के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा ऊष्मागतिकी प्रक्रमों के प्रकार, इसमें कुछ परिभाषाएं होंगी। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के में अंतर और उसकी जानकारी, आंतरिक ऊर्जा की परिभाषा और उसकी जानकारी, उसका सूत्र, कार्य की परिभाषा, उसकी इकाई, ऊष्मा की परिभाषा और इकाई, और ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम या ऊर्जा संरक्षण का नियम तथा उसका गणितीय व्यंजक तथा उसको सिद्ध करने हेतु कुछ तथ्य और कुछ अंत में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, इन सभी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम इसमें आता है सामान्य परिचय कि वास्तव में ऊष्मागतिकी क्या है। ऊष्मागतिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत ऊष्मा परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात रसायन विज्ञान में ऊष्मा परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए जिस विज्ञान का उपयोग किया जाता है उसे हम ऊष्मागतिकी कहते हैं। ऊष्मागतिकी एक महत्वपूर्ण विषय है जिसकी सहायता से हम ये बता सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा और सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरह से ऊष्मागतिकी जो है वो समस्त रासायनिक अभिक्रियाओं में ताप, दाब और सांद्रता पर किस तरह से निर्भर है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ऊष्मागतिकी का संपूर्ण अध्ययन मुख्यतः ऊष्मागतिकी के प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियमों पर आधारित है। इसमें महत्वपूर्ण यह है कि ये नियम मानवीय अनुभवों पर आधारित है। इनके कोई सैद्धांतिक प्रमाण नहीं है। इस पर भी इन नियमों का महत्व एवं सार्वभौमिकता इस बात से समझी जा सकती है कि अब इन नियमों के विपरीत कुछ भी घटित नहीं हुआ है तथा आगे भी इनके विपरीत कुछ घटित होने की संभावना नहीं है, यह माना जाता है। इसके बाद बच्चों, ये ऊष्मागतिकी के सामान्य परिचय हुआ। इसके बाद हम देखते हैं ऊष्मागतिकी का महत्व। ऊष्मागतिकी के महत्व में सबसे पहला है ऊष्मागतिकी नियमों के आधार पर दिए गए ताप, दाब, सांद्रता पर कोई रासायनिक क्रिया के संपन्न होने की संभावना व्यक्त करता है। दूसरा, कोई रासायनिक अभिक्रिया दी गई दशाओं पर किस सीमा तक संपन्न होगी, इसकी जानकारी ऊष्मागतिकी से प्राप्त होती है। अर्थात साम्यावस्था या उसके पहले की क्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा है ऊष्मागतिकी के नियमों के आधार पर भौतिक रसायनों के अनेक नियमों को व्युत्पन्न किया जा सकता है। ऊष्मागतिकी के महत्व के बाद बच्चों, ऊष्मागतिकी कुछ सीमाएं या ड्रॉबैक्स भी हैं। इसमें ये पदार्थ की स्वभाव, प्रकृति और संरचना के बारे में कोई अध्ययन नहीं कर पाता। इसके अलावा यह स्थूल और बृहद तंत्रों पर लागू होता है। अणु, परमाणु जैसे सूक्ष्म तंत्रों पर यह नियम लागू नहीं होता या ऊष्मागतिकी के नियम इस पर लागू नहीं किए जा सकते।
इसके अलावा थर्ड पॉइंट जो है वो गति और पूर्ण होने में लगने वाला समय उसकी जानकारी ऊष्मागतिकी के नियमों द्वारा प्राप्त नहीं हो पाती है। और जो साम्य अवस्था में जो समय लगता है उसकी भी जानकारी हमको प्राप्त नहीं हो पाती है। बच्चों, इसमें कुछ मूलभूत पद और अवधारणाएं हैं जो कि ऊष्मागतिकी से संबंधित हैं, जैसे सिस्टम या निकाय और परिवेश या सराउंडिंग। सिस्टम वह है, जैसे हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे हमने जल लिया है, जल पर यदि ताप का प्रभाव का अध्ययन करना है तो जल जो है वो एक निकाय या तंत्र कहलाता है, और ताप का प्रभाव जो है वो सराउंडिंग यानी परिवेश कहलाता है। तो इस तरह से हम इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड का वह भाग जो कणों की बहुत सी संख्या से बना होता है, जिनमें दाब, आयतन व ताप के विशेष मान होते हैं, इसे ऊष्मागतिकी तंत्र कहते हैं। या ब्रह्मांड का वह भाग जो प्रायोगिक और सैद्धांतिक खोजों के लिए चयनित किया जाता है, निकाय या तंत्र कहलाता है। इसमें 2 प्रकार के निकाय हैं, जिसमें कि ऐसा निकाय जिसमें भौतिक और रासायनिक संगठन समान होता है, ऐसे निकाय या तंत्र को कहते हैं समांगी तंत्र, जैसे गैसों का मिश्रण। और दूसरा होता है विषमांगी तंत्र या विषमांगी निकाय, जिसमें भौतिक और रासायनिक संगठन अलग अलग होता है। जैसे उदाहरण के लिए इसमें ठोसों का मिश्रण और जल व तेल का आपस में मिश्रण, ये जो है विषमांगी निकाय कहलाता है। फिर परिवेश या सराउंडिंग जो है तंत्र के अलावा ब्रह्मांड का वह भाग जो तंत्र को घेरे हुए है, चारों ओर से घेरे हुए है, या जिसका प्रभाव तंत्र पर पड़ता है, वह उसका परिवेश कहलाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई अभिक्रिया किसी परख नली में हम कर रहे हैं तो परख नली जो है वो तंत्र कहलाएगा, तंत्र या निकाय। और जो उसके चारों ओर का परिवेश है वो ब्रह्मांड या परिवेश या सराउंडिंग कहलाएगा। इसे हम निम्न उदाहरण से समझ सकते हैं। निकाय और तंत्र जो है वो परिवेश से घिरा हुआ है, और ये पूरा परिवेश जो है वो ब्रह्मांड कहलाता है। फिर कुछ तंत्र के प्रकार हैं, जिसमें कि खुला तंत्र है। खुला तंत्र वह कहलाता है, जैसे बच्चों हम लोग कप में यदि गर्म चाय भरते हैं और उसको खुला छोड़ देते हैं तो उससे जो चाय है वो भाप बन करके ब्रह्मांड में या वायुमंडल में जा रही है, मतलब ऊर्जा का आदान प्रदान भी हो रहा है भाप के रूप में। तो इसमें ऊर्जा के साथ साथ द्रव्यात्मक परिवर्तन भी हो रहा है। जो पानी है वो भाप बन करके ब्रह्मांड में मिक्स हो जा रहा है, ब्रह्मांड में जा रहा है। तो इस तरह से निकाय जो है जिसमें पदार्थ के साथ साथ ऊर्जा का आदान प्रदान भी होता है, वह खुला तंत्र कहलाता है। फिर बंद निकाय, दूसरा है बंद निकाय, जिसमें कि दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, चित्र द्वारा प्रदर्शित है, जिसमें यदि हम उसी चाय के कप को ढक्कन से ढक दें तो ऊष्मा का आदान प्रदान तो होगा, लेकिन भाप बन के जो बाष्प बनकर जो पानी की कण जा रहे थे ब्रह्मांड में वो नहीं जा सकेंगे, यानी कि द्रव्य का आदान प्रदान नहीं होगा, तो उसको हम बंद तंत्र कहेंगे। इसी तरह से विलगित तंत्र या आइसोलेटेड तंत्र है, जिसमें ऊष्मा और द्रव्य का दोनों का ही आदान प्रदान ना हो, उसे हम आइसोलेटेड या विलगित तंत्र कहेंगे। जैसे बंद थर्मस में गर्म चाय या ठंडा पानी जैसा भी हम रखते हैं वो वैसा का वैसा ही रहेगा, मतलब कई घंटों तक उसमें उसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यदि ठंडी चीज़ रखते हैं थर्मस में तो वो ठंडी रहेगी, और यदि गर्म रखते हैं तो गर्म ही रहेगी। तो इस प्रकार का तंत्र जो है वो आइसोलेटेड तंत्र कहलाएगा। बच्चों, इसके बाद हम पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी के प्रक्रमों के प्रकार, जिसमें सबसे पहला है समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम मतलब समान ताप, ऐसे पद में जिसमें निकाय का ताप स्थिर रहता है, जिसे हम डेल्टा T बराबर 0 से व्यक्त करते हैं। इसमें 2 प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, एक तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, दूसरी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया।
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह है जो निकाय से परिवेश की ओर ऊष्मा या ताप को निष्कर्षित करती है, यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। और दूसरी अभिक्रिया जो है वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, जिसमें परिवेश से निकाय की ओर ऊष्मा प्रवेश करती है। इसमें ताप जो है वो अवशोषित होता है, ऊष्मा अवशोषित की जाती है। दूसरा रुद्धोष्म प्रक्रम, जिसमें ऊष्मा जो है वो स्थिर रहती है। इसे dq बराबर या डेल्टा Q बराबर 0 से व्यक्त करते हैं, यानी पूरे तंत्र में, पूरी अभिक्रिया में ऊष्मा जो है वो स्थिर रहती है, ऊष्मा का विनिमय संभव नहीं होता। समदाबी प्रक्रम यानी समान दाब, जिसमें कि प्रक्रम के प्रत्येक पद में दाब स्थिर रहता है, डेल्टा P बराबर 0 से व्यक्त करते हैं। इसमें आयतन तो परिवर्तित हो सकता है, लेकिन दाब स्थिर रहता है पूरे तंत्र में। जैसे एक वायुमंडलीय दाब पर यदि कोई क्रिया हो रही है तो वो पूरे तंत्र में, पूरी अभिक्रिया के अंत तक उसका वायुमंडलीय दाब जो है वो 1 पर ही स्थिर रहेगा। समायतनी प्रक्रम के नाम से स्पष्ट होता है कि सम आयतन, मतलब इस प्रक्रम में जो क्रिया हो रही है उसके सभी पदों में आयतन का मान स्थिर रहेगा। हाँ, दाब परिवर्तन जरूर हो सकता है, लेकिन आयतन में परिवर्तन नहीं होगा, डेल्टा V बराबर 0। फिर चक्रीय प्रक्रम, जिसमें कोई भी क्रिया अपने मूल पद से या स्थान से जहाँ से शुरू होती है वापस उसी अवस्था को यदि प्राप्त करती है तो उस प्रक्रम को हम चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इसमें उत्क्रमणीय प्रक्रम और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में अंतर। इसमें उत्क्रमणीय प्रक्रम और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में सबसे महत्वपूर्ण अंतर है, यदि हम किसी पिस्टन में गैस को भरते हैं तो उसमें 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं, एक संचालनकारी बल और दूसरा विपरीतकारी बल। जो संचालनकारी बल होता है वो जो गैस भरी हुई होती है उसके अंदर जो बल पाया जाता है वो पिस्टन को ऊपर धक्का देने के लिए या ऊपर करने के लिए प्रभावकारी होता है, जबकि विपरीतकारी बल जो है वो विपरीत दिशा में पिस्टन को नीचे लाने के लिए प्रभावकारी होता है। तो जो उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है उसमें दोनों बलों के बीच का जो अंतर होता है वो बहुत कम होता है। तो इसमें संचालनकारी बल और विपरीतकारी बल लगभग दोनों की बराबर होती है मात्रा। तो इसके कारण पिस्टन जो है वो स्थिर रहता है, साम्य अवस्था में रहेगा। लेकिन अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में संचालनकारी बल और विपरीत बल के बीच में जो अंतर होता है वो अधिक होता है। तो जिसके कारण संचालनकारी बल जितनी फोर्स से कार्य करता है उससे हो सकता है उसके विपरीतकारी बल कम लगे, तो पिस्टन ऊपर जाने की संभावना अधिक होगी। या इसका उल्टा भी हो सकता है, विपरीतकारी बल अधिक हो, संचालनकारी बल कम हो। तो इसमें सबसे पहला अंतर यही है कि ये प्रक्रम, एक तो उत्क्रमणीय प्रक्रम धीमी गति से संचालित होता है और इसमें संचालनकारी बल और विपरीत बलों के बीच में अंतर जो है अत्यंत सूक्ष्म होता है, जबकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम जो है वो तेजी से घटित होते हैं, त्वरित होते हैं, जिसके कारण संचालनकारी बल और विपरीत बलों में काफ़ी अंतर होता है। दूसरा अंतर, महत्वपूर्ण अंतर जो है वह उत्क्रमणीय प्रक्रम अधिकांशतः सैद्धांतिक प्रक्रम है, जबकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम जो है वास्तविक और स्वतः होने वाले प्रक्रम है। उत्क्रमणीय प्रक्रम को पूर्ण होने में अधिक समय लगता है, जबकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम चूंकि त्वरित अभिक्रियाएं हैं इसलिए बहुत तेजी से हो जाती हैं। चौथा इसमें अंतर है कि इन प्रक्रमों में किया गया कार्य अधिकतम होता है, मतलब उत्क्रमणीय प्रक्रम जो है उनके द्वारा कार्य करने की क्षमता अधिक होती है, जबकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों में किए गए कार्य अधिकतम नहीं होते। यानी कि एक बार जो क्रिया हो चुकी होती है वो बहुत समय के बाद दोहराई जाती है, ज़्यादा अभिक्रियाएं इसमें होने की संभावना नहीं होती।
जबकि साम्य उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में साम्यावस्था स्थापित होने के बाद क्रिया कारक से क्रियाफल और क्रियाफल से फिर क्रियाकारक बनने की संभावना होती है। फिर प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय साम्यावस्था नष्ट नहीं होती। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में साम्यावस्था कभी भी स्थापित हो सकती है। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में एक प्रक्रिया पूर्ण होने के मतलब अंत में ही इसकी साम्यावस्था प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से उत्क्रमणीय प्रक्रम जो है वो दोनों तरफ चलने वाली अभिक्रियाएं हैं और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम जो है वो एक ही दिशा में चलने वाली अभिक्रियाएं हैं। ये इसमें महत्वपूर्ण अंतर है उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय में। इसे हम उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय को चित्र द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों आंतरिक ऊर्जा की परिभाषा है। आंतरिक ऊर्जा की परिभाषा जो कि जितनी भी अभिक्रियाएं हैं, अणु हैं, परमाणु हैं, सभी में उनके अंदर एक आंतरिक ऊर्जा निहित होती है। जब कोई भी अभिक्रिया शुरू होती है तो उनके अंदर जो आंतरिक ऊर्जा स्वयं की है वही आंतरिक ऊर्जा जो है उसे अभिक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। तो किसी भी पदार्थ या निकाय में जो आंतरिक ऊर्जा निहित है उसे नैज ऊर्जा या आंतरिक ऊर्जा कहा जाता है। चूँकि आंतरिक ऊर्जा वास्तव में कई ऊर्जाओं का संयोग होती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, घूर्णन ऊर्जा, कंपन ऊर्जा, स्थानांतरण ऊर्जा आदि। इन सभी के योग को हम आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। आंतरिक ऊर्जा को U से प्रदर्शित किया जाता है। इसे E द्वारा भी दर्शाया जा सकता है। U बराबर ये सभी चूँकि सभी ऊर्जाओं का योग है इसलिए हम इसे EA प्लस EN प्लस EP प्लस ER प्लस EV और प्लस ET। E जो है वो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, EN न्यूक्लियर एनर्जी है, EP पोटेंशियल एनर्जी है, ER जो है वो रोटेशनल एनर्जी है, EV जो है वाइब्रेशनल एनर्जी है और ET ट्रांसफ़र एनर्जी है। इस तरह से ये सभी ऊर्जाओं का योग होती है आंतरिक ऊर्जा। उसके बाद कार्य की परिभाषा है। कार्य बच्चों सभी को मालूम है कि कार्य क्या होता है। यदि किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है तो हमें उसके लिए कुछ बल लगाना पड़ता है और कुछ कार्य करना पड़ता है। तो जो हम एक स्थान से दूसरे स्थान किसी वस्तु को रख रहे हैं या विस्थापित कर रहे हैं वही हमारे लिए कार्य होता है। कार्य को हम W से प्रदर्शित करते हैं। कार्य एक यांत्रिक ऊर्जा है और इसे निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। सभी को मालूम है बच्चों की वर्क यानी कार्य होता है। तो वर्क का जो पहला अक्षर है W उसको लिया जाता है। फिर फोर्स या बल, फोर्स का पहला अक्षर F इसलिए उसको F लिया गया है, कैपिटल F। और दूरी को डिस्टेंस या विस्थापन, तो डिस्टेंस से D लिया गया है। तो W बराबर F इंटू DX यानी किया हुआ कार्य जो है वो बल और दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य की इकाई सभी को मालूम है कि CGS पद्धति में अर्ग होती है और SI पद्धति में जूल होती है। बच्चों हम कार्य के बाद ऊष्मा की परिभाषा देखेंगे। ऊष्मा जो है वो ऊर्जा का एक रूप है जो निकाय और परिवेश के मध्य जो ताप में अंतर होता है और उस तापों में अंतर के कारण जो ऊर्जा का आदान प्रदान होता है वो ऊष्मा के रूप में होता है। इस ऊष्मा को हम Q द्वारा दर्शाते हैं। ऊष्मा की इकाई कैलोरी होती है और SI पद्धति में से जूल से नापा जाता है। निकाय के द्वारा यदि ऊष्मा का अवशोषण होता है तो उसे धनात्मक से, और यदि ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो उसे Q बराबर ऋणात्मक से व्यक्त किया जाता है। बच्चों हम लोगों ने अभी बात की थी शुरू में कि परिचय में कि ऊष्मा गतिकी में ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। तो अब हम ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम के बारे में अध्ययन करेंगे
जिसे कि ऊर्जा संरक्षण के नियम से भी जाना जाता है। इस पर प्रश्न आता है एग्जाम में कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम या ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है और उसका गणितीय व्यंजक लिखिए। तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तंत्र और परिवेश के मध्य ऊर्जा का आदान प्रदान ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम द्वारा स्पष्ट होता है और ये पूर्णतः मानव अनुभवों पर आधारित है। इस नियम को मेयर और हेल्महोल्ट्ज ने सन 1840 में ऊर्जा संरक्षण के नाम से प्रस्तुत किया था। इनके अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु इसके एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन अवश्य किया जा सकता है। इसी तथ्य के आधार पर ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को व्यक्त किया जा सकता है। ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा जो है वो निश्चित है। किसी भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन के दौरान हमेशा ऊर्जा जो है वो संरक्षित रहती है। इसे हम एक उदाहरण द्वारा भी समझ सकते हैं कि ऐसी मशीन का निर्माण असंभव है जो बिना ऊर्जा खर्च किए कार्य कर सके, क्योंकि प्रत्येक मशीन जो है उसको वर्क की कार्य की आवश्यकता होती है और ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो उसके कुछ तथ्य दिए गए। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है वो विभिन्न घटनाओं पर आधारित है। जैसे ही कुछ तथ्य निम्न है, जिसमें कि जैसे यदि हमें पंखे को चलाना है तो हमें पहले स्विच ऑन करना पड़ेगा, तब हमारा कार्य है, किया गया कार्य है, वो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित, विद्युत ऊर्जा जो है वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होगी। इसी तरह हीटर यदि हमको चालू करना है तो हीटर में पहले स्विच ऑन करना पड़ेगा और जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो वह गर्म हो जाता है और ऊर्जा जो है, विद्युत ऊर्जा जो है वो ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। इसी तरह बल्ब है, बल्ब को चालू करने के लिए हमें उसका स्विच ऑन करना पड़ेगा, तभी उसकी ऊर्जा जो है वो हमें दिखाई देगी या ऊर्जा जो है प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होगी। बच्चों, अब ये ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय व्यंजक जो कि एग्ज़ाम में भी इस प्रश्न को पूछा जाता है। इसमें जो है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में किसी भी निकाय में जो ऊर्जा परिवर्तन हो रहा है वो उसमें उपस्थित कणों के ऊर्जा अवशोषण और उत्सर्जन पर आधारित है। तो निकाय की एक अपनी आंतरिक ऊर्जा होती है जिसे हम U से व्यक्त करते हैं। जब निकाय की प्रारंभिक ऊर्जा जो होती है वो U1 है। यदि हम मान लें कि यदि किसी निकाय की प्रारंभिक ऊर्जा U1 है और वो Q ऊर्जा अवशोषित कर रहा है, तो निकाय या तंत्र जो है उस पर किया गया कार्य यदि W है, तो हमें पहले ही पढ़ चुके हैं कि आंतरिक ऊर्जा क्या है और ऊष्मा क्या है, इसके अलावा कार्य क्या है। तो इन सभी के बारे में हम इसका पहले अध्ययन कर चुके हैं। प्रारंभिक ऊर्जा यदि किसी पदार्थ की U1 है, यानी कि तंत्र की रासायनिक अभिक्रिया शुरू होने के पहले ऊर्जा यदि U1 है और रासायनिक क्रिया के पश्चात उसकी ऊर्जा बढ़कर U1 + Q + W हो जाती है, तो अब हम उस आंतरिक ऊर्जा को U2 से व्यक्त करेंगे। तो आंतरिक ऊर्जा जो अंतिम आंतरिक ऊर्जा U2 कहलाएगी। तो यदि प्रारंभिक ऊर्जा 0 है और आंतरिक ऊर्जा अधिकतम है तो हम उसको इस तरह से रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। U2 बराबर U1 + Q + W है। तो U2 - U1 यानी कि अंतिम आंतरिक ऊर्जा और प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा में अंतर होगा। तो इस अंतर को निकालने के लिए हम U2 - U1 करते हैं और सभी को मालूम है कि Q क्या है, Q ऊष्मा है और कार्य W है। तो जब किसी भी कार्य को करने के लिए हमको ऊष्मा और आंतरिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा, अंतिम आंतरिक ऊर्जा जो है वो अधिक होगी और प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा कम होगी। तो इसमें अंतर निकालने के लिए हम दोनों को माइनस करते हैं और इसके अलावा डेल्टा U आता है। दोनों की अंतर को प्रदर्शित करने के लिए हम डेल्टा U मान रखते हैं, डेल्टा U के रूप में दर्शाते हैं।
तो मान आ जाएगा, हमारा सूत्र आ जाएगा डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। अभी हमने जो डेल्टा यू देखा है, डेल्टा इसको हम U2 को UP भी लिख सकते हैं, यानी प्रोडक्ट की आंतरिक ऊर्जा, और U1 को रिएक्टेंट की आंतरिक ऊर्जा के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि UP माइनस UR बराबर Q प्लस डब्ल्यू। तो दोनों में अंतर आ जाएगा, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। यदि किसी निकाय द्वारा किया गया कार्य पर किया गया कार्य होता है तो वो धनात्मक में प्रदर्शित किया जाता है, और यदि निकाय द्वारा किया जाता है तो वो ऋणात्मक में दर्शाया जाता है। और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में जो अंतर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। अर्थात यदि यूपी का मान अधिक है यूआर से, यानी कि प्रोडक्ट की आंतरिक ऊर्जा अधिक है रिएक्टेंट की आंतरिक ऊर्जा से, तो उत्पादों की कुल आंतरिक ऊर्जा का मान अभिकारकों की कुल आंतरिक ऊर्जा से अधिक होता है, तो आंतरिक ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक में आएगा। और यदि आंतरिक ऊर्जा प्रोडक्ट की आंतरिक ऊर्जा का मान कम है रिएक्टेंट की आंतरिक ऊर्जा से, अर्थात उत्पादों की आंतरिक ऊर्जा का मान अभिकारकों की आंतरिक ऊर्जा से कम होगा, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ऋणात्मक होगा। निकाय को यदि ऊष्मा दी जाती है या निकाय में से ऊष्मा बाहर निकलती है, निकाय के द्वारा या निकाय पर कार्य किया जाए, या निकाय में द्रव्य या तो बढ़ जाता है या कम हो जाता है, इन सभी स्थितियों में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो डेल्टा यू के वास्तविक मान में कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि यह केवल अवस्था पर निर्भर करती है, पथ पर नहीं। अंत में ऊष्मागतिकी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है, इसका गणितीय व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, जो कि हमने इसको पहले हल किया है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया उदाहरण से ही समझाइए, इसको भी हम अपने सेशन में देख चुके हैं। इसके बाद आंतरिक ऊर्जा से आपका क्या अभिप्राय है, आंतरिक ऊर्जा की परिभाषा और इसका सूत्र भी देख चुके हैं। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया समझाइए, हमने इसमें अंतर पढ़ा है। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन हमको एक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको आप लोग तैयार कर सकते हैं। किशोरावस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।